जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। जैसा कि हम सबको पता है 27 जुलाई को एक हमारा एग्ज़ाम होने वाला है यूपी आरओ का, और उसके लिए रिविजन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए, और इसीलिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे। पॉइंट वाइज मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं। सो इनको एक काम कर लेना भाई, रट लेना, इनके नोट्स बना लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। पार्ट 1 है, शुरू करते हैं। इधर आप देखोगे जैसे कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने बना रखा है ऑयल रिफाइनरी का, ठीक है। ये इधर इस साइड पे आपको मिलेंगी ऑयल रिफाइनरीज, और इधर लिखा हुआ है उनकी लोकेशन। सो बीना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। नून माटी आपको मिलेगी आसाम में, और ततीपाका जो ऑयल रिफाइनरी है ये मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में। अगेन नुमालीगढ़, दोनों एन से हैं, और इनकी लोकेशन आपको नुमालीगढ़ की भी लोकेशन मिलेगी आपको आसाम में। सो नून माटी और नुमालीगढ़ ये कहाँ पर स्थित है? आसाम में। अगला है कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए हुए हैं और उनकी लोकेशन। जो ज़्यादा फेमस है उनका नाम जानते हैं लोग, उनकी लोकेशन भी जानते हैं, बट ये और ऐसे भी पावर प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, बट हाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जैसे कोवडा, ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। जैतापुर की लोकेशन है महाराष्ट्र में। हरिपुर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। और चुटका पावर प्लांट आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर इधर कुछ ये एयरपोर्ट्स लिखे हुए हैं, एयरपोर्ट्स और उनकी लोकेशन। ये एसएससी और सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सीडीएस जो कि यूपीएससी करवाता है, ठीक है। सो डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये गोवा में है। वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? इम्फाल जो कि मणिपुर की कैपिटल है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। फिर इधर कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मिलेंगी, और वो कहाँ पर पाई जाती हैं, ज़्यादातर उनका जो मेजर रीजन है वो कहाँ पे पाया जाता है। जैसे सहारिया एक ट्राइब है, ये आपको मिलेगी राजस्थान में। कुरुबा एक ट्राइब है, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी कर्नाटक। तो का से कुरुबा और का से कर्नाटक ध्यान रखिएगा। पैंगवोला या पंगवाला ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। और भूमिज जो ट्राइब है ये आपको मिलेगी वेस्ट बंगाल में। फिर ये कुछ वैलीज हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है, ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे रैबिट वैली ये आपको मिलेगी यूएसए। ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मैचिंग करने के लिए आया था, ठीक। सो रैबिट वैली आपको मिलेगी यूएसए में। पो वैली मिलेगी इटली में। ब्लैकवुड वैली आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ब्लैकवुड वैली। और बाड़ा वैली, इसको बाड़ा भी बोलते हैं, ये आपको मिलेगी इंडोनेशिया में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इंडोनेशिया की करंट में कैपिटल क्या है। फिर इधर कुछ इंटरनेशनल नदियां हैं और उनका उत्पत्ति स्थान कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो लिखा हुआ है। सो मिसिसिपी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, ये कहाँ से निकलती है? इतास्का झील से निकलती है। कोलंबिया नदी कहाँ से निकलती है? जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान है, कोलंबिया झील से निकलती है। सेंट लॉरेंस एक नदी है, ये निकलती है ओंटारियो लेक से। और एक नदी है अमेजोन जो कि आप जानते ही हैं, ये निकलती है कहाँ से? एंडीज माउंटेन्स है पेरू में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। कौन सी? अमेजोन रिवर, ठीक। फिर आगे आइलैंड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, और इधर उनकी लोकेशन लिखी हुई है कहाँ पे ये पाए जाते हैं आइलैंड। जैसे बोर्नियो आइलैंड, ये आपको मिलेगा मलय आर्किपिलागो में, जो मलेशिया इंडोनेशिया वाला एरिया है वहाँ पे उस आर्किपिलागो में आपको मिलेगा ये बोर्नियो आइलैंड। फिर एक आइलैंड है बैफिन आइलैंड आपको मिलेगा कनाडा में। और ये जो बैफिन आइलैंड है ये कनाडा का लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड कनाडा का कौन सा है? बैफिन आइलैंड। फिर एक आइलैंड है एलिजमेयर, इसकी लोकेशन भी आपको मिलेगी कनाडा में। सो ध्यान रखिएगा, बैफिन और एलिजमेयर ये दोनों आपको कनाडा में मिलेंगे। फिर डिएगो गार्सिया कहाँ पे मिलेगा? चागोस आर्किपेलागो में। ये कहाँ पर स्थित है? इंडियन ओशन में, चागोस आर्किपेलागो, ओके। फिर इधर कुछ वोल्केनोज लिखे हुए हैं और उनकी लोकेशन, वोल्केनो और लोकेशन उनकी ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ ना, इनको ऐसे रट लीजिएगा, ऐसे डेली इनकी नोट्स बना लीजिए और इनको रिवाइज करते रहिए, इनमें से पक्का क्वेश्चन फंसेंगे डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ। ये किलोया
इसको माउंट किलोया भी कहते हैं। ये एक वोल्केनो है और कहाँ पर स्थित है? हवाई आइलैंड में। फिर एक माउंटेन है मौना लोआ, इसकी भी लोकेशन कहाँ पर है? हवाईयन आइलैंड में है। फिर न्यामुरागिरा, ठीक है, न्यामुरागिरा नाम से लगेगा कि ये कोई जापानीज नेम है और हो सकता है ऑप्शन में जापान लोकेशन भी दे दे, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट एक्चुअली में ये जापान का नहीं है, सामने साफ साफ लिखा हुआ है। विरोंगा माउंटेन्स मिलेंगे आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, वहीं पर ये वोल्केनो स्थित है, न्यामुरागिरा। फिर एक वोल्केनो है जिसका नाम है वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ नेपल्स में, और गल्फ ऑफ नेपल्स है कहाँ पर? इटली में। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये कुछ ओशन ट्रेंचेस लिखी हुई हैं, ठीक है, ओशन ट्रेंचेस है, और ये किस ओशन में पाई जाती हैं, देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस पूछता है आयोग, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे टोंगा ट्रेंच कहाँ पे मिलेगी आपको? पैसिफिक ओशन में। रोमांचे ये आपको मिलेगी अटलांटिक ओशन में। डायमंटीना की लोकेशन है इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में डायमंटीना मिलेगा। और मोलोए एक ट्रेंच है जो कि मिलेगी आपको आर्कटिक ओशन में। फिर इधर देखते हैं, जैसे हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी की जो बॉर्डर टचिंग कंट्रीज है ना, कैस्पियन सी से जिनका बॉर्डर है वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो उनको याद करने के लिए एक नेमोनिक है, ये ट्रिक है, तारीख, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तारीख है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? टी से तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबाद। अजरबैजान की आपको कैपिटल बताना कमेंट बॉक्स में क्या है? रशिया, आर से रशिया की कैपिटल मॉस्को। ईरान की कैपिटल तेहरान। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ओके। सो ये कैस्पियन सी से टच करने वाली कंट्रीज हैं, ठीक है। अच्छा चलो इसका मैं बता देता हूँ अजरबैजान का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा था क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी कैपिटल जो है वो कैस्पियन सी के बॉर्डर पे पड़ती है ना, तो वो कौन सा था? अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू जो है वो कैस्पियन सी के पास में स्थित है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू, बाकी आपको बताना कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है। फिर अच्छा हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक पॉइंटर है ध्यान रख लीजिए, देखो एक नदी है दिहांग जिसको सियांग नदी भी बोलते हैं, फिर दिबांग नदी और लोहित नदी, ये तीनों नदियां जब आपस में मिलती हैं एक जगह पे, फिर वहां से निकलती है आगे जो नदी बढ़ती है उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। पहले दिहांग आती है उधर से चाइना से, फिर उसमें दिबांग और लोहित मिलते हैं, फिर जाकर के वो आगे जब बढ़ती है तो वो क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्र, ठीक। अच्छा अगला पॉइंट ये है कि सुपीरियर लेक है एक, ठीक, कहाँ पे आपको? अमेरिकाज में मिलेगा, नॉर्दर्न अमेरिका में लेक सुपीरियर है। सुपीरियर लेक के पास में उसके तट पर स्थित हैं दो शहर, दोनों शहरों का नाम क्या है? एक का नाम है थंडर बे, ये कनाडा का एक शहर है, और एक है डुलुथ, ये अमेरिका का एक शहर है। तो सुपीरियर नदी के तट पर ये दोनों शहर स्थित हैं, थंडर बे और डुलुथ। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन है और उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, किस साल में ये इनकी स्थापना हुई थी। जैसे अंकटाड, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। फिर सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, और WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अंकटाड की स्थापना 1964 में, आसियान की स्थापना 1967 में, सार्क 1985 और WTO 1995। फिर आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे जेनेवा प्रोटोकॉल, कुछ प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं और वो प्रोटोकॉल किस चीज से संबंधित है, ये है पॉइंट्स। जैसे जेनेवा प्रोटोकॉल है, ये किससे संबंधित है? प्रोहिबिशन ऑन केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो कि ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उनके एमिशन का रिडक्शन किया जाए, इससे संबंधित है। कार्टागेना जो प्रोटोकॉल है ये बायो सेफ्टी से संबंधित है, और इंडिया ने इसका पार्टिसिपेशन किया था 23 जनवरी 2001 में, इंडिया ने इसमें साइन किए थे कार्टागेना प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 1989 को। ये संबंधित है ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है उससे संबंधित है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाइट इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। व्हाइट इंडस्ट्री क्या होती है? तो ऐसी इंडस्ट्री जो कि पॉल्यूशन फ्री होती है उसी को
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नाम दिया था व्हाइट इंडस्ट्री का। फिर ये कुछ वाटरफॉल्स हैं और ये किस देश में स्थित हैं, ये वो लोकेशंस हैं। जैसे योसेमिते, योसेमिते स्थित है कैलिफोर्निया में। अगेन नाम से लोगों को लग रहा होगा योसेमिते कुछ जापानीज नाम टाइप का लग रहा है, कोरियन, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। योसेमिते स्थित है कैलिफोर्निया में। टुगेला, टुगेला स्थित है साउथ अफ्रीका में। एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में और गैवेरनी वाटरफॉल फ्रांस में स्थित है। ठीक, चलो फिर ये कुछ मिनरल रीजन्स हैं, किसके, बॉक्साइट के। बॉक्साइट ये मिनरल रीजन्स है और ये इनकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है। जैसे लोहरदगा, ये कहाँ पर स्थित है, झारखंड में, ये इंडियन साइट्स है। लातेहार, लातेहार भी बॉक्साइट की मिनरल और पाई जाती है, ये भी कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। तो लोहरदगा और लातेहार ये झारखंड में स्थित है। बाकी कोरापुट उड़ीसा में और सुरगुजा ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है, और ये उनके राइटर्स हैं, रचनाकार। तो जैसे आदि पुराण, आदि पुराण की रचना किसने करी थी, आचार्य जीनसेन ने करी थी। ठीक है, नीतिसार की स्थापना किसने करी थी, कमंडक ने करी थी। निरुक्त की स्थापना करी थी, सॉरी मैं स्थापना बोल रहा हूँ, ओके, रचना, नीतिसार की रचना करी थी कमंडक ने, ओके। निरुक्त की रचना करी थी यास्क ने, ठीक है, यास्क। और परिशिष्ट पर्वण, इसकी रचना करी थी हेमचंद्र ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट है, टर्शियरी या अल्पाइन माउंटेन्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। कुनलून माउंटेन्स, एंडीज, आल्प्स, हिमालयाज, रॉकीज और अटलस, ये सारे माउंटेन्स को टर्शियरी माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये सारे टर्शियरी माउंटेन्स हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नीचे अगले पॉइंट्स लिखे हुए कुछ कमिटीज हैं और ये कमिटीज किस चीज से संबंधित है वो लिखा हुआ है। जैसे एक कमेटी है महलनोबिस कमेटी, ये किससे संबंधित है, असेसमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से संबंधित है महलनोबिस। फिर है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये स्थित है पॉवर्टी असेसमेंट से, गरीबी का असेसमेंट किससे संबंधित है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी से। फिर एक है दंतेवाला कमेटी, दंतेवाला कमेटी संबंधित है अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन से। और मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है, इंश्योरेंस सेक्टर से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये कुछ बुक्स हैं और उनके ऑथर्स का नाम लिखा हुआ है। जैसे बुक है इंडियन होम रूल, इसके राइटर कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी। द इंडियन स्ट्रगल, इस बुक के राइटर हैं सुभाष चंद्र बोस। और इंडियन रेनेसा, ये एक बुक है जिसके राइटर है CF एंड्रूज। और इंडिया डिवाइडेड, ये इसके राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया डिवाइडेड करके, और उसमें ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम दिया था। तो कई लोग कंफ्यूज होकर के उसमें ये लगा दिए थे कि अच्छा डिवीजन की बात की जा रही है, इंडिया की डिवीजन की बात की जा रही, तो जिन्ना ही होगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, इंडिया डिवाइडेड ये बुक का नाम है और इसके राइटर कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर ये कुछ कमिटीज हैं, ठीक है, एजुकेशनल कमीशन है, कमिटीज नहीं कमीशन है। और किस गवर्नर जनरल के समय पर यह कमीशन आया था उसको मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो हंटर कमीशन किससे संबंधित है, रिपन से। एक और हंटर कमीशन बैठाया गया था, कब, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके बाद जनरल डायर पर यह कमीशन बैठा था, हंटर कमीशन। ठीक, रैले कमीशन, रैले कमीशन किसके समय पे आया था, कर्जन के समय पे। सैडलर कमीशन ये आया था चेम्सफोर्ड के समय पे। और सार्जेंट कमीशन ये आया था वेवेल के समय पे। ये सारे गवर्नर जनरल्स हैं। फिर एक बुक है, रिसेंट में बुक है जिसको रिलीज किया गया ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा। उसका नाम है, बेसिकली ये बुक नहीं है, ये एक मैगजीन है जो कि हिंदी मैगजीन है और साल में दो साल में एक बार आती है, जिसका नाम है सशक्त भारत। क्या नाम है, सशक्त भारत, ओके। फिर अगला पॉइंट है IT एक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये कब आया था, तो ये आया था 17 अक्टूबर 2000 को। और इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 94 सेक्शंस हैं। ठीक, अच्छा ये एक्चुअली में पूछा था कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, ये क्वेश्चन है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो अभी हाल ही में आया था, उसमें कितने चैप्टर्स हैं? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। ओके, चलो फिर अगला पॉइंट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? 1927 में आया था। फिर 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था? प्लानिंग कमीशन बना था, और फिर बाद में 1 जनवरी 2015 को उसका प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया था। और अब आपको बताना है नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है। अगला पॉइंट है एक फाइन का अमाउंट होता है। फाइन का अमाउंट कितना? देखो, ये बेसिकली रूल्स ये कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर आप ट्रैफिक ऑर्डर्स, जो ट्रैफिक उसके ऑर्डर्स को आप डिनाई कर देते हैं, डिसओबे कर देते हैं, तो आपके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा? 2000 का जुर्माना लगेगा। ठीक है, ये एक्चुअली मैं देख रहा था, ये पूछा गया था क्वेश्चन यूपीएसआई में। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि अरे ये आरओ में थोड़ी नहीं पूछ सकता है, तो भैया पूछ सकता है, क्योंकि यूपी एसआई में पूछा गया था, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ वो नहीं है कि एक बार किसी एग्जाम में पूछ लिया गया तो दोबारा पूछा ही नहीं जा सकता। पूछा जा सकता है, मुझे लगा बताना चाहिए। और इनफैक्ट अगर नहीं भी एग्जाम में पूछता है तो इतना ध्यान रखो भाई, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इतना ध्यान रखो, कम से कम इसी बहाने इसको याद कर लो कि भाई अगर आप ट्रैफिक ऑफिसर का जो आदेश होता है उसको डिनाई करते हैं, डिसओबे करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा 2000 का। इसलिए जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो करिए, और हेलमेट लगा करके चलिए जब आप बाइक चला रहे हो तो, और अगर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलें। ठीक है, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला पॉइंट है पावर टू रिमूव चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ एनएचआरसी, यानी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, इंडिया का नेशनल होता है ना, उसके जो मेंबर्स होते हैं या फिर उसका जो चेयरपर्सन होता है, उसको रिमूव करने की पावर किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। फिर अगला पॉइंट है, देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एनी बेनिफिट अटैच्ड टू अ पोजीशन अदर देन सैलरी और वेजेस, उसको क्या कहते हैं? जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट सर्विस का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्विस में काम करता है, तो उसको जो उसकी सैलरी दी जाती है, सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट दिए जाते हैं, उन उस बेनिफिट का नाम क्या होता है, उसको कहते क्या है? तो परक्यूसाइड कहते हैं। कई बार ये एक्चुअली में कई लोगों ने क्वेश्चन इसको गलत भी किया था, उसमें अलावेंस भी लिखा हुआ था, तो लोगों ने अलावेंस पे क्लिक किया था, बट एक्चुअली में अलावेंस गलत है, उसको परक्यूसाइड कहते हैं, है ना। क्योंकि जनरली लोग यही सोचते हैं कि टीए डीए और ये सब, तो टीए को ट्रैवल अलावेंस, डीए डियरेंस अलावेंस, तो लोगों को लगता है अच्छा एक्स्ट्रा तो ये मिलता है तो अलावेंस ही सही होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सही आंसर क्या है? परक्यूसाइड। फिर अगले पॉइंट्स हैं कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय एनएचआरसी शैल बी रजिस्टर्ड विद इन। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एनएचआरसी को अगर कोई कंप्लेंट जाती है, ठीक है, उसको रजिस्टर करने का समय कितना होता है? यानी कि अगर एनएचआरसी में कोई कंप्लेन आई तो उसका रजिस्ट्रेशन, उस कंप्लेन को रजिस्ट्रेशन है ना, उस कंप्लेन को रजिस्टर करने का जो टाइम लिमिट होता है वो कितना होता है? 1 सप्ताह, मतलब 7 दिनों के अंदर अंदर उस कंप्लेन को रजिस्टर किया जाना चाहिए। ठीक, देखो और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये जो बेंच ऑफ हाई कोर्ट है, इसको नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से शिफ्ट किया गया था। कहाँ? आगरा से इलाहाबाद। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की जो हाई कोर्ट की बेंच है, उसको शिफ्ट किया गया था, आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट किया गया था अंग्रेजों के समय पे। तो वो कब किया गया था? 1869 में। ठीक, फिर अगला एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, 31A, 31B, 31C, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होती है, ये दिस इज एक्चुअली द सब्जेक्ट ऑफ चैलेंज। और ये किस केस में, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, तो वो किस केस में हुआ था? वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत फेमस केस है, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में इसको डिस्कस किया गया था। ठीक, फिर अगला पॉइंट ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। क्या?
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? तो सही उत्तर है अंकटाड। ऊपर अभी हमने देखा कि अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड अंडर सर्विस सेक्टर, ये करंट का क्वेश्चन है। बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड अंडर सर्विस सेक्टर ये किसको दिया गया? तो मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है केसरी न्यूज़पेपर, इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत की थी 1881 में। इसको किसने निकाला था, किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने शुरू किया था। इनको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। और ये मराठी लैंग्वेज में शुरू किया गया था। कौन सा न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर का नाम है केसरी। सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। इन सारे पॉइंट्स की नोट्स बना लीजिए, एकदम से अच्छे से रट लीजिए, ये पक्का है आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।